हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। और रिलेशन और फंक्शन संबंध और फलन जानने के लिए, समझने के लिए सबसे ज़रूरी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है। बिना इंट्रोडक्शन पार्ट को समझे हम इसके एक्सरसाइज को हल करेंगे तो हमको समस्याएं ज़्यादा होंगी। इसीलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ चुका है समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है। आपने सेट के बारे में पढ़ा होगा कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, समुच्चय कहलाता है। अर्थात सेट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का या नंबर का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, सेट कहलाता है। ये तो आप जानते हैं। और उसमें आप लोग ये भी जानते हैं कि कार्तीय गुणनफल क्या होता है। तो ये जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि संबंध एवं फलन समझने के लिए हमको कार्तीय गुणन का आना समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सेट लिया, सेट समुच्चय सेट ए लिया और इसमें 3 एलिमेंट्स लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 एलिमेंट्स हमने ले लिया। एलिमेंट्स मतलब अवयव, 4 अवयवों को हमने लिया। और एक दूसरा सेट लिया हमने, उनमें हमने जो एलिमेंट रखा है वह एलिमेंट्स है, वह ए बी सी है। ठीक है, तो 2 सेट हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 सेट लेने के बाद से हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अर्थात कार्तीय गुणनफल को क्या लिखा जाता है, ए क्रॉस बी। अर्थात ये क्रॉस का जो साइन है आपको कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेट ए आया वह पहले आया, उसके बाद से सेट बी आया बाद में आया। ठीक है, तो सेट ए जो पहले आया, तो यहाँ पे सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह जब पेयर इनका बनेगा तो पहले आएंगे। जैसे देखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। जैसे सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में ए बी सी हैं, तो इसका पेयर इसके साथ, 1 का पेयर ए के साथ, फिर 1 का पेयर बी के साथ, फिर 1 का पेयर सी के साथ। अर्थात प्रत्येक एलिमेंट्स का, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट का जो दूसरा सेट होगा उसके साथ पेयर बनाते हैं। और सबसे पहले जो सेट पहले आता है उसके एलिमेंट को पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 कामा एक पेयर बना है, 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी। तो एक के साथ हो गया। अब दूसरे के 2 जो यहाँ पे 2 है उसके साथ भी फिर ये बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 कामा ए, फिर 2 कामा बी, 2 कामा सी। ठीक है, 2 कामा सी। उसके बाद से 3 के साथ भी इसका पेयर बनेगा, 3 कामा ए, 3 कामा बी, 3 कामा सी। उसके बाद से 4 के साथ बनेगा, 4 कामा ए, 4 कामा बी, 4 कामा सी। ठीक, तो इतने प्रकार से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिख लिया। ठीक, यदि हम कहें कि क्या इसमें हम अगर ए क्रॉस बी निकाले हैं तो बी क्रॉस ए भी तो आ जाए। तो बी क्रॉस ए अगर आपको लिखना है तो जो बी का एलिमेंट होगा वह पहले लिखा जाएगा और इसके साथ पेयर बनेगा। जैसे देखते हैं इसको, फर्स्ट एलिमेंट बी का ए है तो ए का प्रत्येक इन चारों एलिमेंट्स के साथ पेयर बनेगा।
तो 1 कामा ए कामा 1, उसके बाद से क्या हो जाएगा ए कामा 2, उसके बाद से क्या हो जाएगा ए कामा 3, उसके बाद से क्या हो जाएगा ए कामा 4। ठीक है, अब फिर बी के साथ बनाएंगे बी कामा 1, बी कामा 2, बी कामा 3, बी कामा 4। फिर किसके साथ बनाएंगे सी के साथ पेयर बनाएंगे, तो सी कामा 1, सी कामा 2, उसके बाद से सी कामा 3, सी कामा 4। तो इस प्रकार से हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए लिख लिया। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में, मतलब ए क्रॉस बी में जितने पेयर होंगे उतने ही बी क्रॉस ए में होंगे। देख लीजिए एक पेयर यहाँ पे बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस में जितने पेयर इसमें बनेंगे उतने ही पेयर इसमें बनेंगे। लेकिन यह दोनों ए क्रॉस बी और जो बी क्रॉस ए है वह कभी आपस में बराबर नहीं होता। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने पेयर बनाया था तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वह ए के पहले लिखे थे, और यहाँ पे जो हमने पेयर बनाया था वह एलिमेंट्स बी के जो थे उसको हमने पहले लिखा था। तो कहने का मतलब है कि यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो पहले आएगा उसका क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स को रखेंगे। यहाँ पे बी है तो बी वाले एलिमेंट्स को पहले रख के बनाया गया। ठीक है, इसको फर्स्ट एलिमेंट और इसको सेकंड एलिमेंट। तो इस प्रकार से पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि किसी कोई सेट दिया है, मान लीजिए यही सेट लेते हैं कि ए इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। तो ये सेट ए हमने लिया है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। तो हमको कई ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि एक का, जैसे मान लीजिए कि ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, अर्थात कोई सेट है उसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए सेट है तो इसी सेट का इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, अर्थात ए क्रॉस ए जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने ए क्रॉस बी में देखा था उसी प्रकार ए क्रॉस ए, मतलब दूसरे सेट को हम ए भी मान सकते हैं और दूसरे सेट में वही एलिमेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे ए है तो एक और सेट हम यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख सकते हैं ना। तो ए क्रॉस से जितने जो एलिमेंट्स हैं यहाँ, जो एलिमेंट्स यहाँ पे है वही एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। ए क्रॉस से लिखेंगे तो इसके साथ इसका पेयर जैसे हम लिख सकते हैं कि 1 कामा 1, ठीक है, फिर 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, ठीक है, और फिर अब 2 के साथ 2 कामा 1, 2 कामा 2, ठीक है, 2 कामा 3, 2 कामा 4, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4। अब किसका 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, ठीक है, और 4 कामा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई अगर सेट ए दिया है और उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट इस प्रकार से लिख सकते। लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल इसी सेट का इसी से पेयर बना के हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसको समुच्चयों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था सेट का, वह हमने कैसे ज्ञात करा, और हमको लगता है कार्टेशियन प्रोडक्ट सारा क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है,
तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो रिलेशन होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मतलब यह किसका फिगर है, सबसेट, कि ए क्रॉस बी अर्थात किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर उसमें सबसेट उसका बना लिया जाए, मतलब उसी सेट से, जैसे आपने सबसेट के बारे में सुना होगा 11th क्लास में, आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा कि सबसेट क्या होता है। कोई सेट अगर दिया है तो उसके एलिमेंट्स को, प्रत्येक एलिमेंट्स को, अर्थात कितने प्रकार से उसको एक उसी सेट से कितने सेट बनाए जा सकते हैं, वह सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, उन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कितने पेयर निकल सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है, वह रिलेशन कहलाता है। आए बात समझ में? मतलब किसी सेट से, आप लोगों पर किसी सेट से, ठीक है, उसी के एलिमेंटों द्वारा बनाया गया एक सेट, उस सेट का सबसेट कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक हम सबसेट लेंगे, अर्थात ऐसा पेयर बनाएंगे, और वो पेयर ही क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। इस फिगर को आप जो 11th क्लास है उसमें आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। इसको सबसेट बोला जाता है, उपसमुच्चय बोला जाता है। तो हमने कुछ रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिएगा इस रिलेशन को लिखे हैं। जैसे हम एक इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन को लिखे हैं, जो पहले हमने ऊपर लिखा हुआ था। तो उसमें हमने थोड़ा सा देख लीजिए इसको, कि यहाँ पे हमने पेयर बनाया है कि यहाँ पे दूसरे जो प्लेस है, दूसरे प्लेस पे सेकंड एलिमेंट्स है, वहाँ पे ए आए, ऐसा लिखिए रिलेशन जिसमें सेकंड एलिमेंट के स्थान पे क्या हो, ए आए। तो हम देखेंगे अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है। यहाँ पे 1, A 2, A 3, A 4, A। तो यह हमने एक पेयर बना लिया। ठीक, उसी प्रकार एक और हमने पेयर लिया जिसमें यह बताया गया, यह कहा गया कि ऐसा पेयर लीजिए कि सेकंड प्लेस पे जो सेकंड अवयव हो, ठीक है, उसके स्थान पे क्या हो, बी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बी बना लिया। तो 1, B 2, B 3, B 4, B। तो यही क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो यही इसका एक क्रॉस जो हम बता रहे थे, एक क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे थे, उसका उसी का एक सबसेट हो गया ये, मतलब उसी में से लिया गया है ना। ये जो रिलेशन हम लिखे हैं इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से लिए हैं, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये भी रिलेशन हो गया। तो अब आपके दिमाग में एक बात चलता होगा कि हम लोग इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, कार्तीय गुणनफल में से कितने ऐसा पेयर ले सकते हैं, कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसमें जितने भी पेयर बनते हैं, मान लीजिए कि कितने पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आप लोगों को बताया गया था कि उसमें जितने पेयर बनेंगे 2 का पावर उतना, तो इसमें 12 पेयर बन रहे हैं तो 2 का पावर 12। तो इतने प्रकार से हम संबंध क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, 2 का पावर 12, क्योंकि इसमें कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 का पावर 12। ठीक है, तो 12, इसमें 12 पेयर हैं, तो 2 का पावर 12 प्रकार से रिलेशन बन सकता है। अब बताइए 2 का पावर 12 प्रकार से रिलेशन, 12 प्रकार से रिलेशन क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञात करना संभव है? नहीं संभव है। तो एनसीईआरटी क्लास में आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण ही रिलेशनों के बारे में पढ़ना है। सब रिलेशन, संबंधों के प्रकार। तो हम लोग को जो रिलेशन पढ़ना है वो लगभग 5 प्रकार के रिलेशन पढ़ने हैं। वह जो रिलेशन है हमने लिख रखा है यहाँ पे। पहला जो रिलेशन है स्वतुल्य संबंध, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। चौथा है रिक्त संबंध अर्थात नल आर एम्प्टी रिलेशन। और पांचवा है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये पांचों प्रकार के रिलेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए आप लोग कौन कौन के रिलेशन यहाँ पे पढ़ने हैं। रिलेशन तो बहुत ही ज़्यादा है रिलेशन, लेकिन हम लोग को जो एनसीईआरटी किताब में है, जो 12th क्लास में पढ़ना है, वह हम लोग को जो रिलेशन मिलेगा
वह ये 5 प्रकार के ही रिलेशन को अध्ययन करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध, नल आर एम्प्टी रिलेशन रिक्त संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, तो जब इसमें जो पांचों जो रिलेशन है, पांचों रिलेशन में से सबसे जो मोस्ट जो रिलेशन है, हम लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 3 जो रिलेशन है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इन तीनों को अगर अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमको यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यहीं से जो बुक एक्सरसाइज करेंगे तो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे हमको। और ये रिलेशन अगर हम समझ जाते हैं तो हमको कोई भी डाउट नहीं होगा संबंधों के बारे में, रिलेशन के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं स्वतुल्य संबंध के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो स्वतुल्य संबंध समझने से पहले सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, मान लीजिए कोई सेट ले रहे हैं, सेट ए ले रहे हैं और इसमें हम एलिमेंट्स ले रहे हैं 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, और इसी सेट का, ठीक है, इस सेट का इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस ए लिख रहे हैं। ठीक है, और उसी से हम रिलेशन बनाएंगे। जैसे हम लिख रहे हैं ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए से हम रिलेशन लेना है। तो रिलेशन जो मिलेगा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। तो हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, हमको ए क्रॉस ए का हम ले रहे हैं। ठीक है, और ए क्रॉस ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए क्रॉस ए से हमको जो रिलेशन है सभी रिलेशन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ए क्रॉस ए ले रहे हैं। तो हमने सेट ए लिया 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम आप लोगों को अभी पहले बता चुके हैं इसका पेयर कैसे बनेगा। 1, 1 सबके साथ पेयर बनाते चलिए, 1, 2, 1, 3। ठीक है, उसके बाद से 2, 1, 2, 2, 3, उसके बाद से 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक है, तो हमने एक सेट लेके हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे समझना है कि हम यहाँ पे इसको ऐसे लगाते हैं कि हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है एक रसे का, अब यहाँ पे हमको स्वतुल्य संबंध लिखना है। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि इसमें जो रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि स्वतुल्य संबंध को हम लिखेंगे, यदि हम लिखें R इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा पेयर लिखिएगा कि स्वतुल्य संबंध ऐसा संबंध होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें सभी जो समान पेयर हैं, सभी प्रत्येक समान पेयर उपलब्ध रहें। मतलब जिस संबंध में, जिस रिलेशन में जो समान रूप से जो पेयर हैं वह उपलब्ध रहें। और ये नहीं कि केवल एक नहीं, इसमें जितने भी पेयर हैं, तो कितने समान रूप से पेयर हैं, 1, 1 का पेयर है, 2, 2 का पेयर है और 3, 3 का पेयर है। तो स्वतुल्य संबंध कहता है कि जितने भी पेयर समान रूप से उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, अगर उसको ले लिया जाए तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो सबसेट लिया गया समान रूप से पेयर वाला, वह सबसेट रिलेशन कहलाएगा। और वह रिलेशन कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अर्थात स्वतुल्य। तो यहाँ पे जितने भी समान रूप से पेयर हैं 1, 1 का है। ठीक है, 1, 2, 2 का है। ठीक है,
और यहाँ पे 3,3 का पेयर है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्स। आया बात समझ में कि यहाँ पे अगर देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कितने पेयर हैं समान रूप से, जितने भी पेयर हैं, जितने भी पेयर हैं उस रिलेशन में अगर होगा समान रूप से पेयर में, वह कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन लिया गया सबसेट वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य कहलाएगा। अगर आप सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पे केवल क्या ले लें, केवल 1,1 2,2 ले लें, तो क्या यह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, नहीं, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, क्योंकि हमने 1,2,3 3 एलिमेंट्स लेके कार्टेशियन प्रोडक्ट का पेयर बनाया था। इसमें 3,3 इस रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसमें जितने भी समान रूप से पेयर बनने चाहिए वह नहीं है। तो इसमें समान रूप से पेयर बनने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1,1 2,2 3,3। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ पे रिलेशन है, अगर हम ऐसे भी लिख देंगे 1,1 2,2 3,3, ठीक है, और आ जाए और भी चीज़ आ जाए 1,2, ठीक है, 1,3, ठीक है, 2,1 इत्यादि। अब ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। तो हम देखेंगे कि क्या इसमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पेयर था समान रूप से जितने भी पेयर थे सब उपलब्ध हैं। तो हम देखेंगे 1,1 एक पेयर, 2,2 वाला पेयर और 3,3 तीनों पेयर उपलब्ध हैं। और उसके बाद भी ये दिया 1,2 1,3 2,1 दिया है। तो अगर हम देख लेंगे कि यहाँ पे तीनों जो समान रूप से जो पेयर हैं, अर्थात सभी जो पेयर हैं इस कार्टेशियन इस रिलेशन में हैं, उसके बाद जो कुछ भी लिखा जाता है उससे कोई मतलब नहीं। हमको तीनों जितने भी पेयर हैं समान रूप वाले वह इस रिलेशन में होने चाहिए, कार्टेशियन वह रिलेशन स्वतुल्य संबंध। तो यह भी क्या है, स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पे तीनों सभी जितने भी समान रूप से पेयर हैं उपलब्ध हैं, उसके बाद जो कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो यह जो संबंध होगा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा स्वतुल्य संबंध अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आए बात समझिए, एक बार और समझ लीजिएगा कि यदि किसी रिलेशन में जितने भी समान रूप से पेयर हैं उपलब्ध रहें, जितने भी समान रूप से पेयर हैं उपलब्ध रहें, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से देखेंगे हम जितने भी समान रूप से पेयर उपलब्ध रहेंगे वह जो रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, स्वतुल्य संबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है देखिएगा कि यहाँ पे जो रिलेशन हमने लिखा है तो इसको लिखेंगे A, A, मतलब A जो है वह जो यहाँ पे हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था A, ये जो है इस फर्स्ट A का जो एलिमेंट्स है A और सेकेंड के स्थान पे ये एलिमेंट है, ठीक है। तो A, मतलब ये जो एलिमेंट है वह इस ये है, मतलब यहाँ पे तो दोनों यहाँ पे देखिएगा A है ये, ठीक है, और ये तो कहने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट इस सेट से और सेकंड एलिमेंट इस सेट से लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A, ये है इसलिए नहीं समझ आ रहा। अगर A, B दिया रहता, यहाँ पे अगर कोई पेयर अलग अलग आता तो जो पहला जो एलिमेंट होगा इस सेट से और दूसरा जो एलिमेंट होगा इस सेट से। और यहाँ पे दिया है प्रत्येक, सच दैट, यहाँ इसको बोलेंगे सच दैट प्रत्येक A बिलोंग्स टू सेट A, मतलब जो एलिमेंट है A वह किस सेट से होना चाहिए, उसी सेट से होना चाहिए, मतलब A सेट यहाँ पे दिया हुआ जो सेट है इस सेट से बिलोंग करता हो के लिए, यहाँ पे के लिए, ठीक है। इतना के लिए अगर मतलब A, A आ जाए
और उस रिलेशन से बिलोंग करता हो तो वह रिलेशन क्या हो जाता है, समतुल्य हो जाता है, स्वतुल्य हो जाता है, सॉरी स्वतुल्य हो जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कि यदि रिलेशन में ए कमा ए आ जाए अर्थात समान रूप से पेयर आ जाए, इसी बात को जो हम समझाएं आप लोग को इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो रिलेशन है हमारा सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम यदि इस रूप में लिखें, इसको लिखने का तरीका यदि R, अगर हम एलिमेंट्स लें A1, यहाँ पे A2, ठीक है, बिलोंग्स टू R से A2 कामा A1, ठीक है, A2 कामा A1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो या प्राप्त हो जाए तथा सभी जो एलिमेंट होंगे, सभी एलिमेंट्स कौन कौन, A1 कामा A2 बिलोंग्स टू A। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे A1 ये 1 है, ठीक है, A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R, अर्थात यदि किसी रिलेशन में A1 A2 आ जाए, ठीक है, तथा से और उसी रिलेशन में A2 A1 आ जाए बिलोंग्स टू R, मतलब R उसी रिलेशन में A2 कामा A1 आ जाए और जितने भी A1 और A2 हैं उसी सेट से हो, जो हमने यहाँ पे सेट लिया है उसी सेट से हो, तो यह जो रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। कहने का मतलब A1 आए, ठीक है, A1 कामा A2 आए और फिर अगला जो नेक्स्ट जो पेयर आए A2 कामा A1 आ जाए, मतलब यह A1 है तो यह इसका क्रम बदल जाए, A2 A1 आ जाए, तो वह रिलेशन जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं, ठीक है, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में R जो रिलेशन है तो देखिएगा कि अगर इस रिलेशन में हम ले लें 1,2, ठीक है, अगर ले लें 2,1, ठीक है, तो यह जो रिलेशन होगा कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन अर्थात मतलब A1 आया, A1 और A2 आया और यहाँ पे A2, मतलब यह 1 2 आया और इसका उल्टा 2 1 आ गया, ठीक है, मतलब ये एक आए और उसका उल्टा भी आ जाए, तो यह सम्मित संबंध अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जितने भी इस प्रकार का पेयर बने वो आए, नहीं, मतलब एक जो पेयर आएगा उसका एक उल्टा आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है सारे पेयर आए। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि स्वतुल्य में जितने भी पेयर थे सभी आए थे इसमें, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी पेयर आए, इसमें एक आएगा उसका उल्टा एक आ जाएगा तो वह सिमेट्रिक अर्थात सम्मित संबंध कहलाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं, और भी हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 1,2, ठीक है, 2,1, देखिए 1,2 का उल्टा 2,1 और 2,1 का उल्टा 1,2, ठीक। उसके बाद से 1,3,
3,1, ठीक है। ये भी जो रिलेशन होगा वह क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि 1,2 आया, इसका उल्टा 2,1 आया, 1,3 आया, इसका उल्टा 3,1 आया। सपोज करिए कि यदि ये जो रिलेशन होता यहाँ तक आया होता, 1,2 2,1 आया होता, तो 1 का इसका उल्टा हमको प्राप्त किया, लेकिन क्या इसका उल्टा 1,3 का उल्टा प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इतना आया होता, 3 का पेयर आया होता, तो यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता। मतलब 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर इतना रिलेशन आया होता तो यह सिमेट्रिक नहीं होता। अगर इसको हम ले लेंगे तो यह सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एक रिलेशन लेते हैं 1,1 1,2 2,1 1,3 3,1, ठीक है। अब देखिएगा कि सबसे पहले इसको छोड़ दिए, यहाँ से देखिए 1,2 इसका उल्टा 2,1, 1,3 इसका उल्टा 3,1। यहाँ पे अब हमको देखना है कि 1,1, ठीक है, 1,1 ये तो यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया कि सभी के उल्टे प्राप्त हैं, सभी के विपरीत वाले चेन हमको प्राप्त है, पेयर प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे A1 है, A2 है, तो क्या इसका विपरीत प्राप्त है? हाँ प्राप्त है, क्योंकि जो A1 है वही तो A2 है। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो यही ना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जब पेयर समान होता है तो वह सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 1 दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका उल्टा भी A1 1,1 का उल्टा 1,1 होता है। तो ये भी जो रिलेशन होगा कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध हो जाएगा। और भी रिलेशन हम लिखते हैं, इसी में से हम लिखते हैं कि 1,1 2,2 3,3, ठीक है। ये रिलेशन ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि 1,1 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 2,2 का उल्टा 2,2, 3,3 3,3 का उल्टा 3,3। तो यह तीनों का उल्टा पेयर हमको यहाँ पे प्राप्त है। तो यह जो रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और रिलेशन लिख देते हैं यहाँ पे कि यदि हम ले लें यहाँ पे 1,1 2,2, ठीक है। तो देखिए 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का उल्टा 2,2, मतलब जो 1 है वही 1 है, तो यहाँ इसको उल्टा करेंगे तो वही तो मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा समान रूप से पेयर उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे स्वतुल्य में देखा था कि स्वतुल्य ऐसा रिलेशन होता है कि इसमें सभी समान पेयर उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है, समान रूप से पेयर उपलब्ध है। लेकिन इसमें देखिए कि यहाँ से सभी पेयर भी उपलब्ध हैं तब भी सिमेट्रिक है, और 2 पेयर भी रहेंगे तभी सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो समान रूप से जो पेयर आएगा उसका जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वही यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो इसको बदलेंगे तो वही प्राप्त होगा। तो यह क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आए बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, डाउट? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आइए मित्रों, नेक्स्ट जो रिलेशन है हम लोग जो रिलेशन है संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये जो रिलेशन है इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यह ज़्यादा दिक्कत करता है, और ध्यान से समझिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यदि हम इसको लिखते हैं, लिखने का तरीका है कि यदि हम लिखें कि कोई जो रिलेशन है, रिलेशन कैसे बनता है कि अगर कोई एलिमेंट्स A1 और A2 बिलोंग्स टू R और A2 A3, देखिएगा यहाँ पे A1 A2 और यहाँ पे जो A2 है वही A2 यहाँ पे है। यदि A1 और A2 बिलोंग्स टू R हो और A2, A3 बिलोंग्स टू R हो, ठीक है, मतलब जो रिलेशन में A1 A2 आया हो और उसी रिलेशन में A2 और A3 आया हो, तो यह इम्प्लाइज करता है, अर्थात यह बताता है कि उसी रिलेशन में A1 और A3 आने चाहिए, ठीक है।
आए बात समझे। यहाँ पे थोड़ा सा और लिख सकते हैं, जहाँ A1 A2 कामा A3 बिलोंग्स टू A, ठीक है। जहाँ A1 A2 A3 किससे संबंधित है, उस सेट से संबंधित है। तो यार एक बार और समझिए, यहाँ पे A1 A2 यदि किसी रिलेशन में आया हो और उसी रिलेशन में A2 और A3 भी आया हो, मतलब जो यहाँ पे A2 है यहाँ पे भी A2 आना चाहिए, ठीक है। A2 आया हो तो हमको देख लेना है कि उसी सेट में, ये कॉमन है इसको छोड़ दीजिए, A2 और A2 कॉमन है, इसको हम छोड़ते हैं, इसको काट दीजिए, मान लीजिए काट दीजिए, तो क्या बचा A1 और A3। तो अगला जो पेयर हमको मिलेगा A1 और A3 मिल जाएगा उसी रिलेशन में, तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक बार और समझिए कि यदि किसी रिलेशन में A1 और A2 आया हो, उसी रिलेशन में A2 और A3 आया हो, तो इस A2 और A3 को काटिए, A2 और A3 को काटिए, क्या प्राप्त होगा, A1 और A3। तो उसी रिलेशन में A1 और A3 आ जाए तो ट्रांजिटिव होगा, अर्थात संक्रामक संबंध होगा, नहीं आए तो नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस, इसी में से हम पेयर को लेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट जो एग्जांपल है, ठीक है, तीसरा फर्स्ट जो एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर A1 A2 आए, ठीक है, मान लीजिए हम एक रिलेशन बनाते हैं A1 A2 वाला, ठीक है, 1,2 आए, ठीक है, 1,2 आए, 2, हम 3 ले लेते हैं, 2,3 देखिए है, 2,3 है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या रहना चाहिए, ठीक है। हमने एक रिलेशन लिया इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक राशि में से कि 1,2 लिया, 1,2 लिया, तो यहाँ पे देखिए A1 A2 है, ठीक है, इसको हम A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, ठीक। और इसको हम, अब यहाँ पे A2 है तो ये भी A2 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे A2 है तो ये भी देखिए A2 A2, ये दोनों बराबर है ना, ठीक है। तो दोनों बराबर है तो मान लीजिए दोनों काट दीजिए, दोनों काटिए तो क्या बचा, A1 और A3। तो इस रिलेशन में अगर 1, A1 ये है और 3 ये है, A3 है, तो 1, क्या आना चाहिए, 3, 1,3, तो 1,3 आएगा, 1,3 आ जाएगा, तो यह रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर मानिए कि यहाँ पे कोई अदर एलिमेंट्स आ जाए, अदर एलिमेंट्स का पेयर बन जाए, जैसे 2,4, 2,3, 1,1 का, तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। आए बात समझिए कि यदि A1 और A2 आए, A2 और A3 आए, तो अगला जो पेयर प्राप्त होगा A1 और A3 का प्राप्त हो जाएगा, तो रिलेशन संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अगर नहीं प्राप्त हो तो वह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। और भी उदाहरण देखते हैं। अगर मान लीजिए इसी में से और भी रिलेशन लिया जाए कि यदि हम ले लें 1,1, ठीक है, और हम ले लें 1,2, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1,1, यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि 1,1 आया है, ठीक है, 1,1 आया है, ठीक है, तो यह A2 आया है, तो अब A1 और A3 यही ना होगा, तो क्या आना चाहिए था, 1,2, तो यह जो पेयर हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और भी हम लेते हैं थोड़ा, और हम रिलेशन बनाते हैं कि यदि मान लीजिए कि 1,3 आ जाए, ठीक है, 1,3 आ जाए, 1,3 आ जाए, और 1,3 आए, ठीक है, और यहाँ पे नहीं 1,3 नहीं, 2 यहाँ बना लीजिए, नहीं, और यहाँ पे 3 का अभी मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 दो जगह 1,3 आए, और यहाँ पे 1,3 आए, 1,3 और 3 आना चाहिए, ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 3 है दोनों कटेगा तो क्या प्राप्त है 1,3। तो 1,3 है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और भी देख चेक करते हैं कि यहाँ पे रिलेशन कि अगर मान लीजिए कि 2,1 आ जाए, 2,1 आ जाए और 2,2 आ जाए और यहाँ पे 1,2 आ जाए, ठीक है। इस रिलेशन को चेक करेंगे। हमने एक रिलेशन लिखा हुआ है, क्या रिलेशन लिखा है 2,1, 2,2, 1,2। अब देखिए A1 A2, अब यहाँ पे देखिए A1 A2, यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, यहाँ पे ये दोनों बदल जा रहे हैं। अब हम चेक करेंगे अगले पेयर में, देखेंगे कि क्या यहाँ पे 1 है, तो किसी अगले पेयर में यहाँ पे 1 कहीं पे है, तो है यहाँ पे जी। तो A1 A2, अब A2 A3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया बात समझें, यहाँ पे A1 A2 A2 A3, तो हमको क्या बनना चाहिए A1 A3 प्राप्त होना चाहिए। तो 2,2 2,2 प्राप्त है, मतलब इस क्रम को यहाँ पे लिखना चाहिए, हमने बदल दिया। तो आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि जो यहाँ पे A1 A2 चेक करेंगे तो A2 कोई जरूरी कि यहीं पे आएगा, A2 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो A2 जब यहाँ पे आएगा तो यह काटने का तरीका ऐसे समझिए, आसान है। A1 A2 A2 A3, तो यह कटेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2,2, 2,2 स्पेयर में है, 2,2 है, तो यह जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, संक्रामक रिलेशन। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को समझना है कि अगर ऐसे रिलेशन आ जाए, ठीक है, 1,2 1,3, ठीक है, 1,3, अच्छा। अब आपको यहाँ दिखाना है कि यह जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे A1 A2, यहाँ पे A2 है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे A1 A2, यहाँ पे A2 है ही नहीं। तो जहाँ पे देखिएगा समझिएगा इस बात को, जहाँ पे A1 A2 आएगा और A2 A3 आएगा तभी हमको देखना है A1 A3, नहीं तो अगर A2 इसमें A1 A2 आया और A2 A3 नहीं आया तो हमको यह नहीं देखना है कि A1 A3 उस रिलेशन में है। ध्यान समझिएगा इस बात को, जब A1 A2 आएगा और A2 A3 आएगा तभी इसको काटेंगे, तभी A1 A3 आएगा उस रिलेशन में, ठीक है। तभी यह देखना है कि यह आ रहा है कि नहीं। जब यह नहीं आएगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर A1 A2 आया और अगले पेयर में A2 A3 नहीं आए तो हमको इसको नहीं देखना है कि A1 A3 हमको नहीं देखना है। हमको अगर यह नहीं आता है, केवल A1 A2 आया है, A2 A3 नहीं आया है, तो हमको ये चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट ही उसको बता देना है कि यह ट्रांजिटिव है रिलेशन है। क्योंकि A1 A2 आया, यहाँ पे A2 नहीं आया, तो इसका मतलब हमको A1 और A3 चेक ही नहीं करना है, पता ही नहीं करना है कि इस रिलेशन में है, ठीक है। तो यह जो रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। आया समझिए, एक बार और समझिए कि कब हमको A1 A3 देखना है, जब उस रिलेशन में A1 A2 आया और उसी रिलेशन में A2 A3 भी आया, तब हमको यह ज्ञात करना है कि A1 A3 आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, अगर आया तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन यदि उसी रिलेशन में A1 A2 आया लेकिन और A2 A3 नहीं आया तो हमको यह नहीं देखना है, डायरेक्ट ही कह देना है कि यह जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे A1 A2 आया लेकिन A2 A3 नहीं आया, ठीक है, तो यह रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। आया बात समझ में? तो सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने संबंधों के तीनों प्रकार को, रिलेशन के 3 प्रकार को जान चुके हैं। ये 3 जो प्रकार हैं रिलेशन के, वो हमने क्या स्वतुल्य संबंध जान लिए हैं, समित संबंध जान लिए हैं और संक्रामक संबंध जान लिए। अब जो 2 रिलेशन और हैं, नल और एम्प्टी रिलेशन,
और जो सार्वत्रिक रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बारे में देखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, इसको समझिएगा कि यहाँ पे रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त संबंध क्या होता है कि ऐसा रिलेशन कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसा रिलेशन बना दिया जाए कि उसका उस रिलेशन में कोई पेयर ही ना हो, मतलब कोई एक, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 1,8 ऐसा पेयर बना दें, 2,7, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इस क्योंकि यहाँ पे 8 जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट्स उस रिलेशन में नहीं आया, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सबसेट लिया गया, उस रिलेशन बनाया गया, अगर एक भी पेयर बनता है, अगर एक भी एलिमेंट्स फर्स्ट या सेकंड कोई भी, दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट्स उस पेयर में, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर में नहीं हो, अगर उसमें रिलेशन में आ गया हो, तो वह रिलेशन क्या हो जाएगा, रिक्त रिलेशन हो जाएगा, नल या आर एम्प्टी रिलेशन। आगे समझिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल मतलब कि ऐसा रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी प्रकार के रिलेशनों को बनाया जा सकता है, ऐसा रिलेशन जिसमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी पेयर प्राप्त हो जाए, मतलब जितने भी पेयर हैं उस जैसे प्राप्त हो जाए, उसको यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं, जो रिलेशन प्राप्त होगा, अगर इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लिखते हैं, यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पेयर हो जाएगा वह अगर रिलेशन लिख दिया जाए, तो वह जो रिलेशन होगा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। आया बस समझिए कि ऐसा पेयर बनाया जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पेयर हों वो उस रिलेशन में आ जाए, तो वह रिलेशन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमको लगता है कि आप लोगों को जो रिलेशन है, रिलेशन के जो 5 प्रकार टाइप्स हैं वह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखेंगे तुल्यता संबंध क्या होता है। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब तुल्यता संबंध ऐसा रिलेशन होता है जो तीनों रिलेशन हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक सममित संबंध और ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध। तो अगर कोई रिलेशन मतलब कोई ऐसा संबंध हो जो तीनों हो जाए, तीनों प्रकार का संबंध हो जाए, वह जो संबंध कहलाएगा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध मतलब कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि प्रांत, डोमेन, परिसर, रेंज और सह प्रांत कोडोमेन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने एक सेट लिया है और इस सेट में 3 एलिमेंट्स लिए हैं, 1, 2, 3, और दूसरा सेट लिया है मैंने सेट बी लिया है और इसमें 2 एलिमेंट लिए हैं, A, B। तो इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, इन दोनों के साथ पेयर बना के हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया है। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने एक रिलेशन लिख रखा है यहाँ पे, 1, A और एक पेयर, और दूसरा 2, A और 3, A का पेयर हमने लिख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे डोमेन क्या होता है, प्रांत जिसको बोलते हैं। तो किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वह डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे पेयर बना है 1 है, यहाँ पे इस पेयर में 2 है और यहाँ पे इस पेयर में 3 है। तो 1, 2, 3 ये क्या हो जाएगा, डोमेन। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जितने भी होंगे उसको हम डोमेन बोलेंगे। और इसी रिलेशन में अगर पूछ दे रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है, तो इस रेंज होता है कि इसका जो सेकंड एलिमेंट्स होता है, इस पेयर में जितने भी सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेंज कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। तो इस का रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट्स है वह क्या है, केवल ए है। तीनों में देखिए ए है तो केवल एक ही बार ए लिखेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, रेंज बोला जाता है। अब देखिए कोडोमेन क्या होता है, स्वप्रांत जिसको बोला जाता है। कोडोमेन क्या होता है कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो सेट जो बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको कोडोमेन, अर्थात सेट बी ही पूरा कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। आगे समझिए कोडोमेन क्या होता है, सेट बी
सेट बी में कितने एलिमेंट है, 1 कमा बी, सॉरी ए कमा बी, तो ए कमा बी ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कोडोमेन, अर्थात ये कोडोमेन है। तो आइए दोस्तों, हमने एक सेट लिया है और ये सेट में 3 एलिमेंट्स को लिए हैं 1 2 3 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकाले हैं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने कुछ रिलेशन लिखे हैं और इन रिलेशन को हम देखेंगे, यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सारा डाउट आप लोग का क्लियर यहीं पे हो जाएगा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सा ऐसा रिलेशन है जो क्या है, सिमेट्रिक है, कौन रिलेशन ट्रांजिटिव है और कौन रिफ्लेक्सिव है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन है, सबसे पहले वाले रिलेशन में देखिए दिया है 1 कमा 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3। तो आप लोगों को रिफ्लेक्सिव में यह बताया गया था स्वतुल्य संबंध में कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पेयर होते हैं समान रूप से जो उस पेयर में उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में उपलब्ध रहते हैं वो सब, जैसे यहाँ पे सभी पेयर, तो सभी समान पेयर यहाँ पे उपलब्ध हैं। देखिए 1 कमा 1 2 कमा 2 और 3 कमा 3, तो सभी समान पेयर यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो यह जो रिलेशन हो जाएगा, कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का आपने देखा होगा कि A1 A2 और A2 A1, A1 A2 और A2 A1, तो यहाँ पे समान एलिमेंट्स है, तो A1 A2 कहिए या A2 A1 कहिए, बात बराबर है। यहाँ पे A1 A2 A2 A1, A1 A2 A2 A1, अर्थात जो इसके विपरीत भी 1 कमा 1 के विपरीत 1 कमा 1 ही होगा, 2 कमा 2 का विपरीत 2 कमा 2 ही होगा, 3 कमा 3 के विपरीत 3 कमा 3 होगा। तो कहने का मतलब है कि यह क्या है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या यह संक्रामक ट्रांजिटिव है। A1 A2 और A2 A3 जब हो तब A1 A3 चेक किया जाता है। अरे बात समझिए, आप लोगों को ट्रांजिटिव में जो बताया गया है, तो ट्रांजिटिव में तो यह जो फंक्शन है, जो रिलेशन है, सॉरी जो रिलेशन है A1 A2 A2 है, यहाँ पे 1 कहीं भी नहीं है। यहाँ पे उसी प्रकार देखिए, तो हमको A1 A3 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे A1 A2 A2, तो A2 की जगह पे 3 है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब है जितने भी समान पेयर वाले जो रिलेशन में रहते हैं वह ट्रांजिटिव हो जाते हैं, संक्रामक हो जाते हैं, समान रूप से पेयर वाले, ठीक है। तो समान रूप से सभी पेयर हैं, तो हमको A1 A2 है लेकिन A2 A3 नहीं मालूम है, नहीं ज्ञात है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा A1 A2, तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए, A1 A2 सॉरी 1 कमा 1 और यहाँ पे पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो 3 कमा 3 भी रहना चाहिए, 3 कमा 3 नहीं है, तो यहाँ पे समतुल्य नहीं है, ठीक है, समतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक शिफ्ट कीजिए, 1 कमा 1 1 कमा 1 2 कमा 2, मतलब इसके विपरीत भी उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब संक्रामक भी हो जाएगा, क्योंकि A1 A2 है, A2 A3 नहीं है, तो हमको A1 A3 चेक नहीं करना है। यहाँ पे A1 A2 है, A2 A3 नहीं है, तो A1 और A3 नहीं चेक करना है, तो ये संक्रामक भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कि 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, तो यह क्या है, तीनों समान रूप से पेयर उपलब्ध हैं, तो यह जो रिलेशन होगा। और यहाँ पे जब तीनों समान रूप से पेयर उपलब्ध हैं तो उसके बाद कुछ भी आता है उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे हमको 3 पेयर जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो 3 समान रूप से पेयर बनेंगे वह उपलब्ध रहने चाहिए, तो तीनों समान रूप से पेयर उपलब्ध हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य भी हो जाएगा, ठीक है, स्वतुल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए क्या ये सिमेट्रिक है, विपरीत, तो इसको तो चेक ही नहीं करना, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि समान पेयर है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे 2 कमा 3 और क्या इसका विपरीत 3 कमा 2 है, नहीं है, 2 कमा 3
और इसका विपरीत 3,2, तो 3,2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब ये चेक करना है ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये तो चेक ही नहीं करना है कि यहाँ पे A1 A2, हाँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए A1 A2, यहाँ पे देखिए, और A2 A3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो समझिएगा अगर A1 A2 है तो A2 अगर यहाँ पे 2 है तो देखिए 2 कहाँ है, 2 यहाँ पे है ना, तो A1 A2 A2 A3 यहाँ पे 2 है, ठीक है 2 है, A1 A2 A2 A3, तो इसको अगर 2 को काटिएगा, मतलब 2 को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, A1 A3 2,3, तो 2,3 कहीं पे है इस पेयर में, यही है 2,3, तो ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 3,3 है, A1 A2 है, अब A2 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे अब इसको चेक कीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए, A1 A2 3 है, तो क्या किसी पेयर में 3 से शुरू हो रहा है, तो 3A शुरू हो रहा है, A1 A2 A2 A3, ठीक है, तो 2,3, तो 2,3 भी है यहाँ पे, 2,3 है, ठीक है, तो 2,3 है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,1 2,2 3,3, और तो ये स्वतुल्य हो जाएगा क्योंकि तीनों पेयर उपलब्ध हैं, स्वतुल्य मारिए, इस पर टिक कीजिए। अब देखिए क्या यह सिमेट्रिक होगा, तो पेयर समान रूप से जो पेयर होते हैं वो तो सिमेट्रिक होता ही है, ये तीनों को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, तीनों सिमेट्रिक, तीनों जो पेयर है सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे देखना है 2,3 3,2 है, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए देखना है, ट्रांजिटिव के लिए तो समान रूप से पेयर है, यहाँ पे देखना है A1 A2, ठीक है, A1 A2 और A2 A3, यहाँ पे A1 A2 है, यहाँ पे A2 A3 है, तो अब हमको चेक करना है जब A1 A2 है A2 A3 है तब चेक करना है A1 और A3, तो A1 A3 क्या है, A1 की जगह पे 2 है और A3 की जगह पे 2 है, तो 2,2 इस पेयर में है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। आए बात समझे। अब इसको चेक कीजिए 1,2 2,1, क्या यह स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, पेयर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, 1,2 2,1 सिमेट्रिक है। अब देखिए क्या ट्रांजिटिव होगा 1,2 और 2,1, तो देखिए A1 A2, अब देखिए A2 यहाँ पे 2 है, अब देखेंगे कहीं 2 से शुरू हो रहा है, हाँ पेयर 2 से शुरू हो रहा है ये, तो अब ये A2 मिल गया, A2 ये भी है, तो इन दोनों काटिए, 1,1 आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब A1 और ये A3 हो जाएगा। तो क्या A1 और A3 का एक पेयर 1,1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं हम कि A1 A2 है, ठीक है, तो ये और इसके तीनों पेयर समान रूप से जो उपलब्ध नहीं है वो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हमको चेक करना है सिमेट्रिक, देखिएगा उल्टा A1 A2, तो इसका उल्टा भी उपलब्ध है, A1 A2 A2, ठीक है, A1 A2 A2 A1, A1 A2 A2 A1, इसका विपरीत 1,2 2,1 2,1 1,2, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, और इसका उल्टा तो ये सेम हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे संक्रामक ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो A1 A2, तो A2, अब देखिए यहाँ पे A2 है, ठीक है, A1 A2, अब A2 A3, क्योंकि यहाँ पे A2 1 है तो A2 यहाँ पे भी 1 है, तो A1 A3 क्या आना चाहिए, A1 A3 1,2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2,1 है, यह ट्रांजिटिव नहीं है। आप ट्रांजिटिव वाले रिलेशन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो सबसे पहले बात है कि रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, कि तीनों पेयर नहीं है। देखिए अब देखते हैं कि A1 A2 दिया है, तो क्या किसी भी रिलेशन के अगले वाले पेयर में क्या 2 से कोई रिलेशन शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं पेयर शुरू हो रहा है ना, तो इसका मतलब A1 A2 दिया है, A2 A3 नहीं दिया है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर इसको देखेंगे A1 A2
ठीक है, A2, तो A2 फिर यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो क्या शुरू वाले पेयर में क्या कहीं 2 से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि A2 A3 नहीं दिए। अब यहाँ पे देखेंगे 3, 2, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 A2, तब देखिए यहाँ पे A1 A2, ठीक है, और A2 A3, क्योंकि A1 A2 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो A2 A3, तो हमारा होना चाहिए 3, 2, तो 3, 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो यह कहने का मतलब है कि यह ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए A1 A2 3 है, तो यहाँ 3 से शुरू हो रहा है, तो A2 A3, तो A1 और कामा A3, तो A1 कितना है? A1 कितना है? 3, तो 3, 2, तो 3, 2 यहाँ पे इसी पेयर में है, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब इसको देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है। 1, 2 का उल्टा 2, 1 नहीं है, यह सिमेट्रिक। अगर एक चेक कर लेते हैं कि उसका विपरीत नहीं, आगे देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना चीज़ समझाया गया तो सारा चीज़ क्लियर होगा। अभी भी कोई अगर डाउट है तो आप लोग एक्सरसाइज जब हल करेंगे तो एक्सरसाइज में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से एक्सरसाइज को देखिएगा। धन्यवाद।